Good morning, my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Commerce Assurance Hub. कॉमर्स एश्योरेंस हब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पीपीटी सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इससे पहले की सेशन में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले पीपीटी सेशन में पढ़ा था, जिसमें पार्टनरशिप मीनिंग एंड लिमिटेशन टॉपिक था। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत और बेटर आवाज़ के लिए प्लीज़ आप अपने कान में लीड लगा लीजिएगा। ठीक है, तो सही आवाज़ आएगा फिर। अब है कि आज हमें इसमें पढ़ना क्या है, जो इसमें हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट जानेंगे, अवधारणाएं क्या है, हाउ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट जो बनाया जाता है उसमें किस किस टर्म्स के ऊपर बातें रखी जाती हैं आपस में, फिर पार्टनरशिप डीड बनाना क्या ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में जानेंगे, फिर पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप अगर मान लीजिए नहीं है, डीड अगर एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप इसमें तो क्या होगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, मतलब अदर प्रोविजन, मतलब कुछ और भी प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में पार्टनरशिप को लेकर, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं। आइए, पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के तहत डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो आपस में बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म या तो जितने पार्टनर्स हैं सभी के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर कोई एक ही है जो सभी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। तो आपको बताया मैंने कि जब दो और दो से अधिक लोग मिलते हैं आपस में तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। और फिर वो तैयार भी मिलने से नहीं होता है, तो फिर उनको तैयार भी होना पड़ता है अपने बिजनेस को लेकर कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो ये जो टर्म एंड कंडीशन वाली बात जो होती है यह एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट या तो ओरल भी बन सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। जैसे पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, ओरल मतलब क्या होता है, जुबान से, कि हम एक बार जो बोल दिए वही हमारा वचन है, जो होता था ना पहले वैसे ही। तो उसी तरीके से अगर हम समझें तो पार्टनरशिप जो है सो ओरली भी एग्जिस्टेंस में आ सकता है। ठीक है, बट इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, लेकिन अच्छा होगा कि अगर रिटन एग्रीमेंट हो। क्यों, क्योंकि इससे अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में हम उनको बता सकते हैं कि हमारे बीच में किस टर्म एंड कंडीशन को लेकर बातें हुई थी। तो जो ये रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो रिटन एग्रीमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ठीक है, फिर है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या है, यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर इसको कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है, आपस में समझौता है। किस चीज़ के बारे में, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और वो पार्टनर्स कौन है, फर्म के पार्टनर्स हैं, मतलब जो उन्होंने फर्म स्टार्ट किया है वो स्टार्ट के दौरान जो पार्टनर्स आपस में मिले थे उसको लेकर उनके बीच के जो एग्रीमेंट हैं वो हैं। और ठीक है, इस एग्रीमेंट में, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कुछ टर्म एंड कंडीशन जिसमें पार्टनर्स जो हैं सब आपस में एग्री करते हैं और फिर जाकर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा होता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या नहीं होगा, ड्राइंग्स होगे या करेगा या नहीं करेगा। मतलब ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि जो ऑनर है, जो कंपनी, जो फर्म का पार्टनर है, वो फर्म में से पैसा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, या फिर अगर निकालता भी है तो उसमें इंटरेस्ट उसको लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब नया एडमिशन करना चाह रहा है, पार्टनर को अपने में ऐड करना चाह रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ों, किन किन बातों को लेकर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर बातें आपस में सहमति बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब उस बिजनेस का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है,
दूसरा में लिखा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर्स आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। फिर इसके बाद द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेज टू डू, मतलब जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। फिर लिखा होता है कि एक पार्टनर जो है अपने साथ कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं, तो एक 40,000 ला रहा है, कोई 60,000 ला रहा है, कोई 20,000 ला रहा है, तो वो 40,000 स्टार्ट करने के समय 20,000 और 60,000 वो है कैपिटल अमाउंट, और ये कैपिटल अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। फिक्स मतलब हर साल वो इतना ही अमाउंट लाएगा, या फिर वो हर साल चेंज भी हो सकता है, ठीक है। फिर बोलता है कि अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब है कि पैसे निकालना। तो एक ऑनर जो है, एक पार्टनर जो है, अगर वो पैसा निकालता है अपने किसी पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग निकालना एक कंपनी के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो क्या उस लॉस को कैसे भरपाई करेगा, तो एक जैसे कि हम मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं ना, जैसे हम अपना पैसा डाल रहे हैं उसमें सेविंग अकाउंट में, अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं। तो जब लोन लेने जा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं कि ऑनर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने किसी फर्म में, तो आपने देखा जैसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कि बिजनेस और ऑनर दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा कि उसके अकाउंट से जो पार्टनर्स हैं या फिर ऑनर है वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है, और वो पैसा अपने काम के लिए निकाल रहा है। तो एक तरह से वो बिजनेस समझता है कि यह एक तरह का लोन ले रहा है हमारे में से, ठीक है। तो क्या उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात समझ रहे हैं ड्राइंग्स को लेकर कि पैसा अगर कोई ऑनर निकालता है या फिर जो पार्टनर्स है आपस में वो निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। और उस ड्राइंग पर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो बिल्कुल किया जाएगा, और इसका रेट लिखा होता है कितने % रेट लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा उसके ड्राइंग पे। इसके बाद लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट जो है आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस, वो किस रेशियो में करेंगे, या तो इक्वली करेंगे या फिर वो आपस में अपने कैपिटल के अनुसार कर सकते हैं कि हाँ जो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा रेट मिलेगा, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको मिल सकता है ज़्यादा, जैसा भी है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है कि अपने नाम का, अपने अमाउंट का, या फिर गुडविल को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्म का मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब अच्छा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट होता है ना उसके अनुसार उसका जो है सो गुडविल मापा जाता है। तो गुडविल मापने का क्या मेथड है, इसके बारे में लिखा होता है। अकाउंटिंग पीरियड फर्म का क्या होगा, मतलब कि ये फर्म जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेगा, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलेगा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड है। फिर लिखा होता है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, मतलब फर्म की जो अकाउंट है वो किस मेथड को फॉलो करेगा, उसका मेथड क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, कन्वेंशन क्या होगा। अकाउंटिंग फॉर्म पढ़ा होगा आपने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस वगैरह, मेथड वगैरह। तो किस मेथड को फर्म्स अकाउंट जो है सो क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। सिंगल एंट्री सिस्टम है या फिर डुअल एंट्री सिस्टम है, ये सभी चीज़ें जो है सो उसमें लिखा होता है, ठीक है। और ये जो अकाउंट का बुक है वो किसके हाथों में रहेगा, क्या वो राइट है, सभी लोग उसको देख सकते हैं, या फिर ये सब कुछ भी चीज़ें हैं वो उसमें लिखा होता है, ठीक है। ऑडिटिंग, वेदर फर्म्स अकाउंट विल बी ऑडिटेड और नॉट। ऑडिटिंग मतलब होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एक अच्छे जगह पे रखना। तो क्या फर्म का जो अकाउंट है वो ऑडिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ये ऑडिटिंग जो होता है एक सीए के द्वारा होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, बेटर स्किल होना चाहिए, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए अकाउंट का, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट कब होंगे उसका डेट लिखा होना चाहिए उसमें। पार्टनरशिप कितने दिनों का है, कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, ये ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ होता है। और वो कैसे टूटेगा, या फिर बिजनेस जो है पार्टनरशिप बिजनेस वो कैसे ख़त्म हो सकता है, डिसॉल्व कैसे हो सकता है, ये चीज़ भी उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिलेटेड डिसीजन, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है या फिर पार्टनर कंगाल हो जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं गार्नर वर्सेज मुरे, ठीक है, ये एक तरह का केस है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि ये दोनों जो है सो आपस में पार्टनर्स हैं। और जब इंसॉल्वेंसी हुआ, मतलब इंसॉल्वेंट हुए, मतलब दिवालिया अगर हो गया इसमें से, फिर किस तरीके का डिसीजन जो है सो कोर्ट में दिया गया, ठीक है।
रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर को एडमिट कर रहा है तो उसका रूल क्या होगा, ठीक है। अगर कोई रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है कोई पार्टनर, तो उस केस में अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में लिखा होता है। अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा, कैसे वो ठीक किया जाएगा, ठीक है। क्या उसमें किसी मध्यस्थ को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब आर्बिट्रेटर जो लड़ाई डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, ठीक है, तो क्या उनको इसमें अपॉइंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है सो इसमें लिखा हुआ होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है, मतलब एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो नहीं, ये लीगली नहीं कहा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है, ये नहीं कहा गया है, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा ये कहा गया है, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है इसको डिफाइन करता है कौन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरा, इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। मतलब कि पार्टनर्स, हर एक पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या काम है और उसका लायबिलिटीज़ क्या है फर्म में, इसके बारे में लिखा हुआ होता है। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट अराइजिंग, डिस्प्यूट मतलब अगर कोई लड़ाई होता है आपस में, कोई अनबन हो जाता है, कोई इफ़ एनी अमॉन्ग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट होता है तो जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसके आधार पर उसको सेटल किया जाएगा। इट बिंग अ रिटन डॉक्यूमेंट, और वो होना चाहिए कैसा, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप डीड कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, तभी तो बात बन पाएगी, हम समझा सुना पाएंगे, दिखा पाएंगे कि हाँ देखो अगर स्टार्ट हुआ था बिजनेस तो हमने क्या क्या बातें आपस में समझौता जो है सो क्या क्या किया था, किन बातों पर हम लोगों ने राजीनामा किया था, ठीक है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको पार्टनर्स जो है, सभी पार्टनर्स जो है सो उस पर साइन करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर इन फ्यूचर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, तो उसको अवॉइड करता है। बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर हैंड इन द डिड, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, आपस में रिलेशन बना, तो उसमें आपस में टर्म एंड कंडीशन थे जिसके ऊपर उन्होंने अपना सहमति दिखाया था, ठीक है, डीड के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार। इसके बाद अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा। इन दिस केस इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। अगर इस केस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो पहला है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो आपस में शेयर किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनको जो प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा, मतलब 1:1 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। अगर पार्टनर्स पैसा निकालता है तो उसमें किसी भी जगह इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी फॉर हिज वर्क डन फॉर द बिजनेस। पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगा। Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the business. Such interest shall be paid even there are losses to the firm. कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म में पैसा लगा रहा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल के फॉर्म में नहीं, वो इन द फॉर्म ऑफ लोन, मतलब एक तरह से लोन दे रहा है पार्टनर्स को, ठीक है, कंपनी में लोन के रूप में पैसा लगा रहा है, तो उसे 6% पर एनम का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस होगा तब भी देना पड़ेगा, चाहे वो कैसे पैसे दे, ठीक है। नो न्यू पार्टनर्स विल बी एडेड विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। जब तक वो दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताएगा तब तक कोई नया पार्टनर्स एडमिट नहीं हो सकता है। इच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सभी पार्टनर्स जो है बिजनेस किस तरीके से चलाया जाए, ठीक है, तो बिजनेस किस तरीके से चलाया जाए इस बात में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इच पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम। हर एक पार्टनर जो है तो बुक, जो फर्म का जो अकाउंट बुक है उसको वो चेक कर सकता है और उसका कॉपी भी अपने पास रख सकता है फोटो स्टेट करवा कर। अब कुछ और भी प्रोविजंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1932 में, जैसा कि कहा गया, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर सभी पार्टनर्स राजी होते हैं तो
पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। किसको? माइनर को। माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, सेक्शन 30 के द्वारा। सभी पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तभी, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तीसरा है जेड और उसका एज अभी 18 है या फिर हम कहें 17 है, ठीक है। अगर एज 17 है इसका मतलब वो 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम इंडियन एक्ट में कहा जाता है कि वो माइनर हो गया, ठीक है, मतलब अवयस्क हो गया। तो इस केस में वो पार्टनरशिप में तभी जुड़ेगा जब वह सभी पार्टनर्स मिलकर राजी हो जाएंगे, तभी वो जुड़ सकता है, वरना नहीं जुड़ेगा, ठीक है। A person may be admitted as a partner either with the consult of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the partners, ठीक है। एक नया पर्सन, एक नया व्यक्ति एडमिट पार्टनर में जुड़ सकता है, या तो उसे सभी पार्टनर्स के साथ उसको मिलकर बातें करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो ये सेक्शन 31 में कहा गया है। सेक्शन 31 में क्या कहा गया है कि पार्टनर्स को एडमिट किया जा सकता है कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको बताकर, ठीक है। सेक्शन 32 में कहता है कि अगर कोई रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से, तो वो अपना रिटायरमेंट जो रिजाइनेशन है वो सभी पार्टनर्स को देगा, ठीक है, ठीक है। या फिर जो एग्रीमेंट बनता है, तैयार होता है, उसमें लिखा हुआ होगा कि कब उसको रिटायर होना है, ठीक है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। सेक्शन 69 कहता है कि ऑप्शनल है क्या? रजिस्ट्रेशन फर्म का, मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। कौन से फर्म का? पार्टनरशिप फर्म का। ये क्या है? ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप डीड में चाहे ये लिखा हो या ना लिखा हो कि कोई भी पार्टनर अगर डेथ होता है किसी पार्टनर का, जैसे दो व्यक्ति हैं और दो में से एक मर जाता है, तो वो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाता है। ये किस में कहा गया है? सेक्शन 35 में, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डिड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आपने पढ़ा अभी, ये तभी अप्लाई किया जाएगा जब उनके बीच में पार्टनरशिप डिड नहीं होगा या फिर इन बातों को लेकर उसमें कोई क्लॉज नहीं लिखे होंगे, ठीक है, कोई टर्म नहीं लिखा होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के क्या अधिकार हैं। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में देखिए, पहला, एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। जो एग्री किया गया है पार्टनर्स के बीच में, जैसे 1:1 में अगर बांटना है या फिर 4:3, जो भी जिस रेशियो को लेकर सहमति दिखाई गई है उस रेशियो पर प्रॉफिट और लॉसेज आपस में शेयर करना एक पार्टनर्स का अधिकार है। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चालू हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस में हर पार्टनर्स का अधिकार है कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरी पार्टनर्स हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू every partners has the right to be consulted in the matters related to the partnership business। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मैटर होगा, मान लीजिए कोई मैटर आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में पार्टनर्स जो है सो आपस में कंसल्ट करेंगे, ठीक है, हर मैटर्स, कुछ भी छुपाना नहीं है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। सभी पार्टनर्स के पास यह अधिकार है कि वो अकाउंट बुक कॉपी कर सकता है और उसको जांच भी कर सकता है। एवरी पार्टनर्स हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर्स के पास ये अधिकार होगा कि वो नया एडमिट करने से पहले एक बार जो भी नया एडमिशन आएगा सभी को पता होना चाहिए। अगर कोई भी एक अगर डिसअलाउ कर देता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है? पार्टनरशिप का जो फर्म का जो प्रॉपर्टी है वो उस पर सभी पार्टनर्स का अधिकार होता है, ठीक है। इफ द पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन, अगर मान लीजिए अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो इस केस में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है, तो जिस रेट पर उसका एक्सेप्ट किया गया है उसी रेट पर उसको मिलेगा। अगर नहीं है तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके इस पर लोन पर। इफ पार्टनर्स इनक्योर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर पार्टनर्स कोई एक्सपेंस करता है फर्म के बिहाफ पर या पेमेंट करता है तो ही हैज़ द राइट टू इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। तो फर्म के द्वारा उसका चुकाया जाएगा उस चीज़ को, यह उसका अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस।
किसी भी तरीके का, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को रिटायर होना है फर्म से, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिटायर होने का भी अधिकार है किसके पास, पार्टनर्स के पास। ठीक है, यह जो था हमारा लास्ट स्लाइड था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से अकाउंट्स तैयार किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। लाइक शेयर एंड कमेंट, फॉलो ऑन FB, जो भी है प्लीज़ आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, और कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर।